नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। इधर कर्नाटक चुनाव की हलचल और उसके शोर में कई खबरें जो है बीच बीच में दब जाती है, वो सामने नहीं आ पाती हैं। ऐसी एक खबर 2 दिन पहले आई थी, जिसे कुछ लोगों ने सुना, पढ़ा, उसके बाद वो खबर गायब हो गई, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और उस खबर को लेकर अभी तक बहुत हंगामा भी हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा चल रहा है वो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट पे पहुंच गया, गुजरात के हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट से जब कन्विक्शन की सज़ा पे उनको राहत नहीं मिली तो वो राहुल गांधी हाई कोर्ट गए हैं। 2 दिन पहले 26 अप्रैल को जब उनके वकील PS चंपानेरी जो है हाई कोर्ट की जस्टिस, माननीय जस्टिस गीता गोपी के कोर्ट में वो मामला याचिका लेके गए तो उन्होंने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उस केस से अपने को अलग कर दिया। हालांकि वहाँ पे भेजा था चीफ जस्टिस, कार्यकारी चीफ जस्टिस जो AJ देसाई है, उन्होंने इसलिए भेजा था जस्टिस गीता गोपी के कोर्ट में क्योंकि जो क्राइम संबंधी जो है पुनर्रक्षा का पुनर्विचार का मामला होते हैं वो देखती है, उनकी अदालत देखती है। उन्होंने कारण नहीं बताया कि वो अपने से केस को क्यों अलग कर रही है। जस्टिस गीता गोपी ने ये कारण नहीं बताया तो इनके वकील जो है चंपानेरी साहब जो है उसके बाद फिर जो कार्यकारी चीफ जस्टिस इस समय वहाँ AJ देसाई उनके पास गए और कहे कि साहब सुनवाई की जल्दी है, ये उन्होंने उनकी अदालत ने मना कर दिया है। जो कार्यकारी चीफ जस्टिस देसाई ने उसको जो है भेज दिया है जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत में। उस अदालत में हेमंत प्रच्छक की अदालत में आज से कार्रवाई भी शुरू हो गई, लेकिन कल फिर जिस तरह अखबारों में खबर आई और जिस तरह से एक नया विवाद उत्पन्न हो गया वो कुछ अजीबोगरीब है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जस्टिस हेमंत प्रच्छक का संबंध जो है बहुत पहले से जो है मोदी जी से साथ जुड़ा रहा है। मोदी जी जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे 2001 में जब बने थे तो 2002 में उन्हें सरकारी वकील बनाया गया था। उसके बाद जब मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, सेंटर में आए, दिल्ली में आए, तो दूसरे साल जस्टिस हेमंत प्रच्छक भी आ गए, वो यहाँ वकील थे। तो उसके बाद उनको यहाँ AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाया गया। वो यहाँ रहे 2021 से 2021 तक रहे। उसके बाद 21 में, शायद 21 में उन्हें जो है गुजरात हाई कोर्ट का जज बनाया गया। ये सारा कुछ डिटेल जो है वो अखबारों में आ गया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग मामला, लेकिन इस बार जो है इस केस को आज सुनवाई करने के लिए, आज बहस करने के लिए जो है कोर्ट में अभिषेक सिंह भी गए हैं राहुल गांधी की तरफ से। जैसा मैंने बताया कि माननीय जस्टिस ने कोई कारण नहीं बताया। जो कानूनी प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया इस समय है उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, बहुत से केसेस ऐसे हुए और इसमें कारण बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। जस्टिस को कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने को किसी केस से अलग कर सकता है। इन्होंने भी कर लिया, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है, कॉन्ट्रोवर्शियल केस है, विवादास्पद केस है, इसलिए उनके अलग होने के कारण को लेके काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं। हम उन कयासों पे जा नहीं सकते, जुडिशरी का मामला, जस्टिस का मामला है, लेकिन ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग की तरह, हमारे दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी, कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, देश के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता का मामला है, जिसे लोअर कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दिया, जो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक कम से कम 2 साल की सजा या उससे अधिक होने पे आपकी सदस्यता विधानसभा या लोकसभा की चली जाती है। और 18 के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले आने के 18 डे के अंदर जो है, इसके पहले कि सेशन कोर्ट में अप्लाई करें, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई, उनका मकान भी खाली करा दिया गया। लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट के बीच भी जो कुछ हुआ और जिस तरह की कंट्रोवर्सी उभरी, वो सब चूँकि विवादों में है, इसलिए इस तरह हाई कोर्ट जस्टिस का अलग होना भी जो है वो तरह तरह के सवाल उठा रहा है। मैंने पहले अपने एक वीडियो में भी कहा था और ये बात हमें रामधन जी ने बताई थी 1988 में, कि उन्होंने बताया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, किसी चीनी दार्शनिक का नाम बताया था, कि उसने कहा था कि जब कई इत्तेफाक एक साथ होते हैं प्रदीप जी, तो उन्हें इत्तेफाक नहीं किया जाता, वो साजिश होती है। अब इस केस में कई इत्तेफाक हुए, लेकिन चूंकि ये अदालत का मामला है, इत्तेफाक होते रहते हैं, इसलिए इसको हम, जो रामधन जी ने कहा था, उसको नहीं मान सकते हैं।
ना हम सब जुडिस मामला है, इस केस के मेरिट डिमेरिट पर कुछ बात कर सकते हैं, न जजेस के विवेक के कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी जुडिशरी पे अभी तक विश्वास है। लेकिन आप देखिए कितनी तरह से इत्तेफाक हो रहे हैं। ये केस जिस व्यक्ति ने दर्ज कराया था, जिसने याचिका दी थी मानहान के, क्रिमिनल मानहान का आरोप लगा के राहुल गांधी के खिलाफ, पूर्णेश मोदी, वो बीजेपी का ही सदस्य है, बीजेपी का एमएलए है। और वो जो राहुल गांधी ने सरनेम को लेके बोला था वो उस पर नहीं आता है। वो जो लोग भागे हैं, नीरव मोदी, उनका नाम लिया था, इसका नाम भी नहीं था, लेकिन उसने मोदी टाइटल पे, मोदी सरनेम पे ये केस कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। मोदी जी का ये था कि उनका अपमान हुआ, जबकि मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। जो बीजेपी पे बैकवर्ड का मामला उठा रही है, जितने मोदी के बारे में बात किया है राहुल गांधी ने, जो बाहर भागे, उसमें तो कोई बैकवर्ड नहीं है। आप महात्मा गांधी को, फिरोज गांधी को, राहुल गांधी को किस कास्ट से थे? गांधी जी कौन से कास्ट थे? पता लगा लीजिएगा। फिरोज गांधी कौन से कास्ट से? पता लगा लीजिएगा। राहुल गांधी इसी तरह मोदी, वहाँ अलग अलग टाइटल है, पारसी भी लिखते हैं, मुसलमान भी मोदी लिखते हैं। 2019 में बोला था राहुल गांधी ने, 2019 में केस दर्ज हो गया लोअर कोर्ट में सूरत में। अभी इत्तेफाक देखिए कि 1 साल केस पे सुनवाई के बाद जो है ये पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट में अपील करता है कि इस केस की सुनवाई पे स्थगन कर दीजिए। हाईकोर्ट स्थगित कर देती है और 1.5 साल तक उस केस पे कोई मामला नहीं चलता है। लेकिन अचानक फरवरी या मार्च इस साल जो है, आप समझ लीजिए, जब राहुल गांधी ने मोदी जी अडानी के संबंधों को लेके पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, उसके बाद वो केस वापस आया। स्थगन जो है हाईकोर्ट का, फिर एप्लीकेशन दिया कि स्थगन वापस कीजिए, सुनवाई शुरू कीजिए। कहा जाता है कि उसने जानबूझ के स्थगन का आदेश लिया था और उस समय जो जज था वो उनको फेवरेबल नहीं लग रहा था, जज बदल गए थे, इसलिए उन्होंने फिर सुनवाई शुरू की। और ये भी इत्तेफाक है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है फैसला भी आ गया जज का, कन्विक्ट कर दिए गए राहुल गांधी। और ये भी इत्तेफाक है कि जो मैक्सिमम सज़ा होती है क्रिमिनल डिफेमेशन की 2 साल की, वो राहुल गांधी को सुनाएगी। और शायद आप इससे भी इत्तेफाक मांगेंगे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1952 के तहत किसी भी सांसद या विधायक को अगर वो 2 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तब उसकी सजा जाती है। अगर इस सज़ा 9 महीने, 1.5 साल की, पौने 2 साल की भी रहती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। और ये भी आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि वर्डिक्ट आने के, कन्विक्शन का फैसला होने के 18-19 घंटे के अंदर सूरत से जजमेंट की लंबी चौड़ी 150 या जो भी जितने पेज की हो, कम से कम 100 पेज से तो अधिक होगी, गुजराती में लिखा हुआ फैसला वो यहाँ आता है, ट्रांसलेट होता है दिल्ली में लोकसभा सचिवालय में, और 18 घंटे के भीतर लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ तक रहता तो बात अलग है। राहुल गांधी सेशन कोर्ट जाते हैं। सेशन कोर्ट में जिस जज ने इनकी याचिका पर सुनवाई की, तो ये 2 एप्लीकेशन वहाँ दिया गया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को अगर स्टे करती सेशन कोर्ट तो इनकी सदस्यता वापस हो जाती है। उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे तो स्टे किया, उससे और जमानत ले ली और इनकी गिरफ्तारी बच गई, लेकिन कन्विक्शन के एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। लिहाजा मामला फिर इनका फिर वापसी नहीं हो सकती थी पार्लियामेंट में। डिटेल आया बाद में कि जिस सेशन कोर्ट के माननीय जस्टिस ने फैसला किया था, वो इस समय के गृह मंत्री अमित शाह के उस समय के वकील थे जब उन पे प्रजापति को लेके केस चल रहा था। वो पूरा मामला कोर्ट में एज एडवोकेट ऑफ मिस्टर अमित शाह उस जस्टिस ने देखा था। पार्टी स्टेट थी, स्टेट मतलब अमित शाह थे, खैर उस पर हम नहीं जाते हैं। इसके बाद ये हाई कोर्ट पहुँचे हैं। हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस मिस्टर देसाई, एजे देसाई हैं, उन्होंने जिस कोर्ट में भेजा वो शायद इसलिए भेजा कि वो क्रिमिनल केसेस के जैसे मैंने बताया वो पुनर्विचार की याचिकाएं देखती हैं। लेकिन 26 अप्रैल को उन्होंने मना कर दिया सुनवाई के। संबंध होने से जनरली कई बार होता है, हम आपको आगे बताएंगे। हमने कुछ कानून विशेषज्ञों से बात की, कानून में जो जानकारी लेते हैं
जो इस तरह के केसेस में लिखते पढ़ते या प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों से बात की कि कैसे वापस जज अपने को लेता है केस से और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे वापस लेना चाहिए। उन्होंने डिटेल में बात की, आप आगे सुनिएगा। लेकिन लास्ट में ये भी इत्तेफाक है कि राहुल गांधी ने कोलार में, कर्नाटक में ये भाषण दिया था जिसको लेके ये चल रहा है, और सारा कुछ जो है मामला जो उनके पास चल रहा है, इत्तेफाक हो रहे हैं, वो गुजरात में हो रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि चूँकि सब लोग कर्नाटक चुनाव की हलचल में है और सबकी निगाह उस तरफ है, इसलिए पुंछ की घटना हो चाहे ये घटना हो, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पहले आइए हम जरा, जो मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो कि कानून के विशेषज्ञ इस बारे में जानते हैं, हमारे साथ बैठे हुए सीनियर एडवोकेट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टर नवीन कुमार। 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में, इनकी अपनी फर्म भी है। मिस्टर नवीन कुमार को ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी हाई कोर्ट की जस्टिस जो है जिन्होंने राहुल के डिफेमेशन केस को से अपने को अलग कर लिया, हालांकि ये प्रक्रिया पहले भी होता रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्यों जजेस जो है किसी पर्टिकुलर केस के, एक तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता था, तो यहाँ तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना उन्होंने बताया है। फिर किन वजहों से इस तरह का फैसला जजेस लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये एक आम बात है, जजेस जो हैं वो रिक्यूज कर लेते हैं कुछ केसेस की सुनवाई करने से। उसका रीजन क्या होता है कि आप ऐसे समझें कि जजेस जो हैं दे आर सपोज टू अप्लाई देयर माइंड्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। वो निष्पक्ष होकर के उनको अपना फैसला सुनाना होता है किसी भी केस में। लेकिन अगर किसी केस के फैक्ट्स ऐसे हों, या तो उसकी पार्टीज कोई ऐसी हों, या उन जज का कोई उन पार्टी से या किसी से एफिलिएशन पहले का रहा हो, या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हों जिनकी वजह से उनके फैसला देने के इंडिपेंडेंस पे कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, ऐसे केसेस में किसी भी जज को उस केस से अपना हाथ पीछे खींच लेना चाहिए। यही कानून की मैं समझता हूं, मेरे समझ में, कि यही कानून की रिक्वायरमेंट भी है। अगर किसी पार्टी से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, अगर किसी मुद्दे से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो उस जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए, और शायद यही हुआ है राहुल जी के केस में भी। नहीं, क्या लगता है आपको, यही मामला है जिसकी वजह से माननीय जस्टिस ने अपने को वापस ले लिया केस से? देखिए, ये पर्सनली मैं कोई भी राय इस पे नहीं दे सकता हूं, ना मैं उन जज साहब को जानता हूं और ना ही मैं उनका कोई एसोसिएशन इस केस से, और किस रीजन से उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं इनके पीछे, जिसकी वजह से जो है वो दबाव भी होते हैं पॉलिटिकल, जिनकी वजह से जजेस कभी कभी रिफ्यूज कर देते हैं? जैसे एक मामला कभी हमारे साथ एक थे, हमारे पत्रकार, उन्होंने अतीक अहमद के केस में जो है 10 जजेस ने लगातार रिफ्यूज कर दिया था इंटरटेन करने को, अपने को अलग कर लिया था। 11वें जज ने फैसले पर उस पर उसकी सुनवाई की। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दबाव के चलते या डर की वजह से। देखिए, मैं समझता हूं कि दबाव किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन डर, मुझे नहीं लगता कि कोई जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ इन सब चीजों से वो डरता है जिसकी वजह से वो अपने आप को रिक्यूज करे। हाँ, अगर उस जज का उस केस से या उस मुवक्किल से या किसी पार्टी पर्टिकुलर से कोई एसोसिएशन रहा हो, तो जजेस जो हैं वो रिक्यूज कर लेते हैं, और उनको करना भी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि सपोज कीजिए मैं एक ऐसे जज के सामने पेश होता हूं जो जज मेरा सीनियर रहा है, या जिनके साथ मेरे घनिष्ठ संबंध हैं, और मेरा संबंध जो है वो उनके फैसले के ऊपर कहीं भी इंफ्लुएंस डाल सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो जज साहब हमारे केस को सुनने से मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि किसी और जज के सामने इसको लिस्ट किया जाए, तो ये बिल्कुल जायज होगा। इसमें ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ? नहीं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसका इन्फ्लुएंस उनके फैसला देने के ऊपर हो सकता है, और वो निष्पक्ष फैसला देना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने अगर रिक्यूज किया तो सही किया उन्होंने। जी। और जरूरी नहीं है कि वो
जरूरी नहीं है कि वो किसी दबाव में आके किसी भय के अंदर उन्होंने रिक्यूज किया हो, ये जरूरी नहीं है। उनका पर्सनल मामला हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। थैंक यू मिस्टर नवीन कुमार, धन्यवाद आने के लिए और जुड़ने के लिए। श्री पुनीत निकोलस यादव द फेडरल के सीनियर एडिटर हैं, जो कि 20-25 साल से रिपोर्टिंग में हैं और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी इस प्रोग्राम में, जनमन की बात में। राहुल के खिलाफ जो डिफेमेशन मामला था, जिसको लेके कांग्रेस गई है या राहुल गांधी गए हैं हाई कोर्ट में, 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए जिस जस्टिस के पास ले गए थे, वो जस्टिस गीता गोपी के पास, उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया। रीजन कोई नहीं बताया। रीजन न बताने की वजह से कई कंफ्यूजन है, कई तरह के अटकलें, कयास, क्यों ऐसा हुआ। राइट फ्रॉम द लोअर कोर्ट से इस पे कुछ तो कुछ विवाद आ रहे हैं। इवन यहाँ तक कि रेट पे भी विवाद आया कि ये वहां पे एडमिसेबल थी कि नहीं, सूरत के लोअर कोर्ट में, क्योंकि कोलार का मामला था। तो इस पे आपका क्या कहना, क्या वजह हो सकती है, या ये प्रक्रिया क्या है, जरा इसे डिटेल में बताइए। शुक्रिया प्रदीप जी। देखिए, किसी भी जज के रिक्यूज करने का मामला, मतलब वो जज ये कहे कि हम इस केस को नहीं सुनना चाहते, आप इसको किसी और मास्टर ऑफ रोस्टर जो हैं वो इसको किसी और जज के सामने लिस्ट करें। मतलब जो अब हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रोस्टर तैयार करते हैं कि केस किस जज के सामने जाएगा, किस बेंच के सामने जाएगा। तो अगर कोई जज रिक्यूज करता है तो बेसिकली मतलब उसका यह है कि जज ने कहा कि साहब इस केस को मैं नहीं सुनना चाहता या मैं नहीं सुनना चाहती, मास्टर ऑफ रोस्टर इस केस को किसी और जज के सामने लिस्ट कर दें। ये बेसिकली रिक्यूजल का मामला होता है। अब इसमें जो लीगल इशू है वो ये कि कानूनी जो जो व्यवस्था है हमारी, उसमें ये जज को मेंशन करना, स्पेसिफाई करना कि वो क्यों किसी केस को सुनने से मना कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप जब रिक्यूज करते हैं तो आपको ये कारण नहीं बताना पड़ता कि आप क्यों रिक्यूज कर रहे हैं। मेरा पर्सनली, और जितना मेरा अनुभव रहा है लीगल इश्यूज पे लिखने का, जुडिशरी पे लिखने का, कोर्ट केसेस पे लिखने का, मेरा निजी ये मानना है, और इस राय से कई जो बातचीत में पता लगता है कि कई वकील भी इस चीज को मानते हैं कि जब कोई जज किसी केस को सुनने से मना करे, भले ही विस्तार से नहीं, पर एक लाइन का कोई रीजन देना चाहिए कि हम क्यों इस केस को नहीं सुनना चाहते। क्योंकि क्या होता है कि आप जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं और जिस तरह की बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया का टाइम है और हर इंसान की एक व्यू होती है, तो जैसे ही कोई जज, और खासतौर से इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में या सेंसेशनल केसेस में, पॉलिटिकल केसेस में, कोई जज जब मना करता है किसी केस को सुनने से, तो तरह तरह की अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं कि क्या इनके ऊपर कोई दबाव बन रहा था, क्या इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्या ये अगर जैसे पॉलिटिकल मामले होते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि साहब ये प्रो कांग्रेस जज हैं, ये प्रो बीजेपी जज हैं, और कई तरह की बातें होने लगती हैं, कई तरह की अटकलें लगने लगती हैं। तो वो इन चीजों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि जज एक क्लाइंट का कुछ वो तो बताए कि भाई ठीक है, मैं रिक्यूज कर रहा हूं या रिक्यूज कर रही हूं, तो क्यों कर रही हूं। अब आप देखिए कि और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के पहले भी जो मामले, कई मामले आते रहे हैं, तो इस तरह के पहले भी ये संदेह उत्पन्न होते रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर से या किसी कारण से, जैसे इसमें भी कई तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, क्यों छोड़ा इन्होंने, जस्टिस ने क्यों छोड़ा, क्यों अपने को अलग किया। तो इस तरह के कोई पहले के भी मामले हैं जिसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई जज क्यों अलग हुए हैं और क्या। अभी हाल ही में जैसे आप देखिए, अतीक अहमद जो फॉर्मर एमपी और डॉन गैंगस्टर थे, उन जिनकी डेथ हुई, जिनको मारा गया इलाहाबाद में, तो अतीक अहमद का 2016-17 का शायद मामला था, जब अतीक पहली बार अरेस्ट हुए थे और लंबे अरसे के लिए अरेस्ट हुए थे और जेल में थे, और वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ना चाहते थे, और उन्होंने बेल के लिए कि मैं कैंपेन करना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं फूलपुर से, और उसके लिए मुझे जो है बेल दी जाए, तो उन्होंने, उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में मूव की गई थी।
10 जजेस ने, एक के बाद एक 10 जजेस ने उस केस को सुनने से मना कर दिया था कि ये हमारे सामने पुटअप मत कीजिए, किसी और के सामने पुटअप कर दीजिए। और फाइनली फिर जिस 11वें जज के सामने वो केस आया, उन्होंने अतीक अहमद को बेल दे दी थी। तो अब अतीक अहमद बाहर निकल के उन्होंने कैंपेन करी, चुनाव हार गए, वो बात अलग है। लेकिन 10 जजेस एक के बाद एक हाई कोर्ट के अपने आप को रिक्यूज कर लें कि साहब हम ये केस नहीं सुनना चाहते, तो जाहिर है कि लोग सवाल पूछेंगे कि भाई ये जज क्यों नहीं सुनना चाहता, और इतने सारे जजेस क्यों नहीं सुनना चाहते? क्या ये डरते हैं? क्या हमारी न्याय प्रणाली डरती है अतीक अहमद से? क्या ये दबाव है, या कोई और राजनीतिक दबाव है, क्योंकि वो राजनेता भी थे? तो उस तरह के होते हैं। दूसरा ये होता है कि अब जैसे जब अयोध्या की जब बेंच बन रही थी, ये राम मंदिर वाले मामले में जब बेंच बनाई जा रही थी, तो शुरुआती दौर में एक बेंच बनी थी जिसमें जस्टिस यूयू ललित भी थे। तो जस्टिस यूयू ललित ने रिक्यूज कर लिया था अपने आप को उस केस को सुनने से। और उस वक्त बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस और बहुत सारी तरह तरह की बातें कही गई थी। उनमें एक कारण जो बताया गया था वो ये था कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का जो मामला था, उसमें जब जस्टिस ललित वकील हुआ करते थे, वो कल्याण सिंह के लिए अपीयर हुए थे। लोगों ने कहा कि साहब ये इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि एज अ लॉयर ये फलानी पार्टी के साथ थे और फलानी पार्टी के नेताओं को डिफेंड कर चुके हैं, तो इसलिए इनको इस बेंच पे नहीं होना चाहिए। आजकल देखिए, हम एक शब्द बहुत सुनते हैं खासतौर से जुडिशरी से, ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी, हर चीज ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए, जो है वो स्पष्ट आप बता दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई जज रिक्यूज कर रहा है, वो उस कारण को अगर बता दे तो वो ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में है। और एक ये इन दोनों चीजों से अगर हमारे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें चलती रहती हैं, अगर रिफॉर्म की बात में ये एक्सेप्ट किया जाए कि कारण देना चाहिए जज को रिक्यूज करते टाइम, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो ये फिजूल की अटकलें लगती हैं हमारी न्याय प्रणाली पे, वो लगना बंद हो जाएंगी। कम से कम इस एक मामले को लेकर के, या बंद नहीं भी होंगी तो कम तो हो ही जाएंगी, कि जजेस जो हैं वो किसी केस को सुन रहे हैं तो उनके क्या मोटिव हो सकते हैं, इस पे जिस तरह की अटकलें लगती हैं वो शायद कम हो। धन्यवाद पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है, नमस्कार। अभी आपने जैसे दोनों वक्ताओं से सुना, दोनों हमारे एक्सपर्ट से सुना कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, लेकिन कुछ सवाल इन लोगों ने उठाया, स्पेशली पुनीत निकोलस यादव ने, कि क्यों कारण बताना जरूरी है, कारण न बताने से जो है क्या कंट्रोवर्सी या क्या शंकाएं या सवाल उठते हैं मन में, उसको लेके एक बहस होनी चाहिए, उसको उस बारे में देखना चाहिए जुडिशरी को। और भाई जिसको रहना है इस देश में, तो उसको तो थोड़ा सा टेंशन होता ही, तनाव होता ही है। अब ये कहा जा रहा है, अब कोई है तो कि ये भी घबरा गई, क्योंकि उन्हें लगा है ये हमको कानूनी नज़रिए से नहीं, इसमें पॉलिटिकल दांव पेच अधिक है, पॉलिटिकल पार्टियों का प्रेशर अलग है, कई तरह के तनाव होते हैं, सबके अपने परिवार हैं। तो ये भी होता है क्यों इस पचड़े में पड़े हैं, शायद ये हो सकता है क्योंकि रीज़न नहीं बनाया, इसलिए रीज़न हम आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ तक ढूंढ सकते हैं जहाँ तक कि माननीय जस्टिस का के उनके सम्मान में कहीं हम कभी न कर सके। लेकिन अगर दबाव का भी मामला है, अगर वो घबरा के इस पचड़े को समझ के अगर वापस होती है तो उनके सम्मान में कहीं कमी नहीं आती है। बहरहाल हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है अभी। शायद मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी को या उनको पुलिस मोदी को नोटिस भेजी जाएगी जवाब देने के लिए। आज शायद फैसला ना हो, लेकिन ये बात तो उठती है कि जिस तरह हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि किन मामलों में जजेस को केस से वापस ले लेना चाहिए, अपने को अलग कर लेना चाहिए, वो यहाँ बनता है। क्योंकि ये बनता था सेशन कोर्ट के जज पे, क्योंकि वो अमित शाह के वकील रह चुके हैं। ये मामला पॉलिटिकल भी है, जजेस भी जानते हैं। लेकिन हम किसी निष्कर्ष पे अपने से क्यों पहुँचे? क्योंकि
जो कुर्सी पे बैठा रहता है उसका विवेक भी काम करता है। एफिलिएशन जो कुछ भी रहा हो पहले का, वो निश्चित जजमेंट पे विवेक से कहा हमको तो ये मान के चलना है, आपको भी मान के चलना है। तो आज का हमारा बहस, हमारी चर्चा, हमारी खबर यहीं तक सीमित थी और अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं एक बार और धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जो आप लोग की प्रतिक्रिया आ रही है, जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत उत्साहजनक है और मुझे आशा कि आप इस तरह से आगे हम लोग का उत्साह में इजाफा करते रहेंगे। धन्यवाद।